आप सबको मेरा नमस्कार। एक अत्यंत गंभीर मुद्दे पर आपके साथ फिर से एक चर्चा करने के लिए और आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए आज इस प्लेटफॉर्म से आपको संबोधित करूंगी। आज पहलगाम आतंकी हमले को 85 दिन हो गए, 85 डेज, लेकिन आज भी उन दुर्दांत आतंकवादियों में से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है और संभवतः उनकी शिनाख्त भी नहीं हुई है। इस दौरान हमारी सूरवीर सेना के उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बिना लाग लपेट के वो बात कही जो राहुल गांधी जी पहले कह चुके हैं। हमारे उपसेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि जब हम पाकिस्तान को सबक सिखा रहे थे तो पाकिस्तान अकेला नहीं था, हम पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी लड़ रहे थे। फ्रंट पाकिस्तान था, पीछे पूरा चीन का बंदोबस्त था। और यही वो बात है जिसके लिए राहुल गांधी जी ने देश के संसद में और उसके बाहर इस सरकार को आगाह किया था। इसकी नजरअंदाजी हुई और उसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। और उपसेना अध्यक्ष ने तो यह भी कहा कि इस पूरे ऑपरेशन में हम 3 दुश्मनों से लड़ रहे थे, जिसमें से चीन एक था, और चीन ने पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दिए, रियल टाइम इंटेलिजेंस दी। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आज क्या हो रहा है, पहले कुछ वीडियोस देख लीजिए, कुछ पिक्चर्स देख लीजिए और उसके बाद हम चर्चा करते हैं। हो गए और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है, ये डेंजरस बात है, ठीक है। और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने मिसहैंडल किया है। Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. 81% of that. और अब कुछ तस्वीरें देखिएगा जो पिछले 48 घंटे में देश और दुनिया के सामने आई हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी चीन में हैं। पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर उनके उपराष्ट्रपति और दूसरी तस्वीर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ की है। इसके बाद मैं चाहती हूं कि आप एक और तस्वीर देखिए। ये वो महिला है जो वीडियो ब्लॉगर थी, ट्रैवल ब्लॉगर हैं, इनका नाम ज्योति मल्होत्रा है। ये भारत के खिलाफ पाकिस्तान को जासूसी और सबूत दे रही थी। इनको गिरफ्तार किया गया है। ये पाकिस्तान हाई कमीशन में कुछ लोगों के बेहद करीब थी। काफी सारी तस्वीरें हैं। इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की यात्रा भी की थी। और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूं जिसमें इन्होंने अपने आप को क्या बताया था, वो भी सुन लीजिए। हरियाणा बीजेपी लीजिए, यहाँ से अभी करेंगे भाई अपना इंडियन लीजिए पासपोर्ट हाथ में और अपना चलेंगे। हाँ जी सर। और सिक्योरिटी हरियाणा बीजेपी ये महिला जब हिंदुस्तान का बॉर्डर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके जब ये पाकिस्तान में एंटर करती है तो ये अपने आप को हरियाणा बीजेपी का सदस्य बताती है। अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे क्या हो रहा है अभी उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। 2 और तस्वीरें हैं और वो देखनी जरूरी हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन में वो पहुंची थी और वहां पर उनकी मुरलीधरन जी जो तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री थे, बीजेपी केरल अध्यक्ष के सुरेंद्रन जी के साथ काफी सारी तस्वीरें, उनको भी देख लीजिए। और अब बात करते हैं आज क्या हो रहा है। आपने सुना हमारे उप सेना अध्यक्ष श्री राहुल आर सिंह ने कहा कि चीन पीछे से था, पाकिस्तान सिर्फ फ्रंट था। जब हम लड़ रहे थे तो हम चीन से लड़ाई कर रहे थे, पाकिस्तान सिर्फ फ्रंट था। चीन ने पाकिस्तान को 81% हथियार पिछले कुछ 5 वर्षों में दिए हैं। इसी बात की चेतावनी, इसी बात के लिए आगाह करने का काम राहुल गांधी जी ने किया था जब उन्होंने कहा था कि चीन और पाकिस्तान को मिलाना और उनका साथ आना हमारे लिए घातक रहेगा। सरकार ने इसकी नजरअंदाजी करी थी। तो जब सेना के
उपाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि चीन ने हमारे दुश्मन के साथ खड़े होने का काम किया, तो हमारे विदेश मंत्री ये क्या कर रहे हैं? ये तो लाल लाल लेजर आंखें दिखाने वाली रील बनाते हैं। ये लप्पो झप्पो क्यों कर रहे हैं चीन के साथ? शी जिनपिंग के साथ ऐसे हाथ मिला रहे हैं, उपराष्ट्रपति के साथ ऐसे हाथ मिला रहे हैं मानो कोई बिछड़े दोस्त मिल गए हों। बिल्कुल मूक। और तो और तारीफ कर रहे हैं। अब सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। 14 तारीख को कल उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंध पिछले अक्टूबर में जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कजान में मुलाकात हुई थी, उसके बाद से लगातार सुधर रहे हैं। ये जयशंकर जी किस दुनिया में रहकर बात कर रहे हैं? और जयशंकर जी लगातार हमारी शूरवीर सेना का क्यों अपमान करते हैं, क्यों उनका मनोबल तोड़ते हैं? क्योंकि कुछ बातें उनको याद दिलानी जरूरी है। जब आपके सेना अध्यक्ष ने यह बात कही, जब आपके सेना के उप प्रमुख ने यह बात कही कि चीन फ्रंट था, आप कह रहे हैं हमारे संबंध लगातार सुधर रहे हैं। हमारे 28 लोगों को क्रूर तरीके से मारने के बाद पाकिस्तान के साथ चीन मिलकर खड़ा हुआ और आप कह रहे हैं संबंध सुधर रहे हैं। क्या यह सर्वविदित नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान का पूरा समर्थन किया? उनका नेटवर्क बेस्ड ऑपरेशन था जो चीन ने जिसमें मदद करी। उनको J-10C फाइटर, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और तमाम ड्रोन इस्तेमाल हुए जो तुर्की और चीन की कृपा थी। क्या यह सबको नहीं पता है? हमारी सेना यह कह रही है और विदेश मंत्री मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं हमारे संबंध सुधर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि बीते कुछ दिनों में चीन ने विशेष फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल्स और टनल बोरिंग मशीन जैसी चीजों का निर्यात भारत में काफी हद तक रोका है और इसका सीधा प्रभाव हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ेगा? क्या यह सच नहीं है कि इस पूरे दौरान चीन की जो भारत से आयात था वो घटता जा रहा है और हमारा आयात चीन से बढ़ता जा रहा है, हमारी निर्भरता चीन पर बढ़ती जा रही है और उसी के चलते आज हमारा ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा करीब करीब $100 बिलियन पे पहुंच गया है? क्या यह सच नहीं है कि भारत की जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, हम डेप्सांग, डेमचौक और चुमार जैसे इलाकों में पेट्रोलिंग करने के लिए चीन की सहमति पर निर्भर है? क्या यह सच नहीं है कि जो गलवान, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग झील में बफर जोन्स बनाए गए वो ज्यादातर हिंदुस्तान की सरजमी में बनाए गए और अभी तक 5 साल बाद भी 20 अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बनी है? क्या यह सच नहीं है कि चीन ने इस दौरान LAC के पास 50 से 100 गांव बसाए, वहां पर सड़कें, वहां पर इंटरनेट, बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं कर दी और इसका खुलासा सैटेलाइट की तस्वीरों से हुआ है? क्या यह सच नहीं है कि चीन ने लगातार अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदले, हमारे मैप के साथ खिलवाड़ किया, हमारी भूभागीय अखंडता को ललकारा है? लेकिन हैरानी नहीं होती ना कि जयशंकर जी ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि यही जयशंकर जी तो 2 साल पहले के इंटरव्यू में कह रहे थे हम छोटी अर्थव्यवस्था है, वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? और इनके आका मोदी जी, आप सबको याद होगा कैसे उन्होंने क्लीन चिट दी थी 19 जून 2020 को और कहा था कोई घुसा हुआ नहीं जिसका फायदा चीन आज तक उठा रहा है। मोदी जी का जो चीनी प्रेम है वो दुनिया जानती है। 30 बार वो मिल चुके हैं, महाबलीपुरम में शहनाई सुनते हैं, साबरमती के तट पे झूले झूलते हैं, अपना और उनका रिश्ता, शी जिनपिंग का रिश्ता बहुत पुराना बताते हैं, हुएन सांग से उसको जोड़ देते हैं। तो मोदी जी का चीनी प्रेम सबको पता है। लेकिन आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसकी चिरौरी करने की क्या जरूरत है? लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कभी लाल शर्ट पहन के लल्लो जप्पो करने लगते हैं, कभी लाल कालीन बिछा देते हैं और अब ये हाथ मिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं है। ये हो क्या रहा है? लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर एक और बात है कि जब चीनी प्रेम जताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम घूम कर मेडल बटोर रहे हैं, उसका हिंदुस्तान को क्या फायदा हो रहा है यह हमें नहीं पता। वो 28 परिवार आज भी पूछ रहे हैं उनके शहीदों को उनको न्याय कब मिलेगा। वो पूछ रहे हैं कि वो दुर्दांत आतंकवादी कब चिन्हित किए जाएंगे, कब गिरफ्तार किए जाएंगे, कब उनकी नजीर बनाई जाएगी। वो पूछ रहे हैं कि जिस पाकिस्तान ने ये किया और जिसका साथ चीन ने दिया,
आप लल्लो झप्पो गलबैया क्यों कर रहे हैं चीन के साथ? और इसी दौरान एक और सवाल उठता है कि ये दुर्दांत आतंकवादी 200 किलोमीटर हमारी सरहद के अंदर आते हैं, इनको सारे रास्ते पता है, ये सारी चीजें जानते हैं उसके इर्द गिर्द, और उसके बाद इस हमले के वो चुपचाप गायब हो जाते हैं, मानो जमीन निगल गई, आसमान खा गया, वो चले जाते हैं। उनको इस एरिया की इतनी जानकारी, उनको रूट्स, उनको मैप्स इतने अच्छे से कैसे पता है? और जिन देशद्रोहियों ने देश के खिलाफ जासूसी की, जिनको पकड़ा गया, उसके लिए सरकार ने क्या किया? और उनका बीजेपी से संबंध जग जाहिर है। इसी क्रम में मई 2025 में हिसार पुलिस ने ये महिला ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था। ये वही ब्लॉगर है जिनके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये वही ब्लॉगर है जो मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है, और अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया, वो अपने आप को हिसार बीजेपी का कह रही है, तमाम बीजेपी फंक्शन में शामिल होती हैं। ये वही महिला ब्लॉगर हैं जिनके पाकिस्तान हाई कमीशन में एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से काफी अच्छे संबंध थे, वो उनका हैंडलर था। उन्हीं के चलते उन्होंने पाकिस्तान की यात्राएं करी और अन्य लोगों से भी संबंध बनाए रखा। कहा जाता है कि पाकिस्तानी एजेंट शाकिर का नाम और नंबर उन्होंने जाट रंधावा के नाम से सेव किया हुआ था, जिससे कि उसकी पहचान बच सके। असलियत यह है कि इस महिला को इनके हैंडलर्स ने, पाकिस्तान हाई कमीशन के लोगों ने तमाम बॉर्डर के उस पार लोगों से मिलवाया। इन्होंने क्या जानकारी दी? क्योंकि अब खबर यह भी है, रिपोर्ट्स के अनुसार खबर यह भी है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था लगातार 4 दिन तक, यह महिला ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानियों के टच में थी, अपने हैंडलर दानिश के टच में थी, जिसको 13 मई को भारत ने एस्पियोनाज के आरोप में देश से निकाल दिया था। और चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये बॉर्डर क्रॉस करके जा रही हैं, जिसका आपने विवरण देखा, ये अपने आप को हरियाणा बीजेपी का सदस्य बता रही हैं। उनके सौजन्य से गई, उनकी सदस्य है, उनकी कितनी बड़ी कार्यकर्ता है, उनकी कितनी बड़ी समर्थक है, उसकी अभी हम कलई खोलने जा रहे हैं। ये बीजेपी के काफी सारे आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होती हैं। वंदे भारत का इनॉग्रेशन था 2023 में केरल में, और इसमें ज्योति जी को भारतीय रेल ने आमंत्रित किया। इनकी तस्वीरें हैं, ये देख लीजिए। वी मुरलीधरन जो तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री थे, बीजेपी के अध्यक्ष, तमाम लोगों के साथ इनकी तस्वीरें हैं। सुरेंद्रन जी के साथ, ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं जिनके साथ इनकी तस्वीरें हैं। तो सवाल यह है कि इन्होंने एक ही बार ऐसे कार्यक्रम नहीं अटेंड किए। ऐसे रेल मंत्रालय के कार्यक्रम, ऐसे इवेंट्स इन्होंने 5-5 बार अटेंड किए। तो क्या भारत सरकार बिना किसी को चिन्हित किए, बिना किसी का बैकग्राउंड चेक किए, इतने हाई प्रोफाइल इवेंट्स में बुला रही है जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जहां पर बीजेपी के मंत्री बैठे हुए हैं? यह हो क्या रहा है? और हम क्यों ना माने कि जिस औरत ने जासूसी देश के खिलाफ करी, जिसने जासूसी पाकिस्तानियों के साथ मिलकर करी, जो बीजेपी से अपना संबंध बताती है, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और यह पहली बार नहीं हुआ है। बीजेपी को तो आज सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि कैसे अपने आप को यह बीजेपी का सदस्य बता रही है, लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है। यह सच है कि मध्य प्रदेश के बीजेपी आईटी सेल में काम करने वाला ध्रुव सक्सेना आईएसआई की मुखबिरी करते हुए पाया गया था। क्या यह सच नहीं है कि बीजेपी में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने बुरहान वानी की हत्या को दुर्घटना बताया था और फिर कॉम्पनसेशन देने की भी बात हुई थी? क्या यह सच नहीं है कि 2016 में पहली बार हिंदुस्तान में, हमारी सरजमी के अंदर, पाकिस्तान की नापाक आईएसआई को पठानकोट में आने की अनुमति दी गई, जबकि सारा किया धरा पाकिस्तान का था? क्या यह सच नहीं है कि अमित शाह ने आईएसआई की जांच पर संतुष्टि जताई थी, जबकि पाकिस्तान ने षड्यंत्र रचा था? क्या यह सच नहीं है कि मोदी जी 2015 में बिना बताए बिरयानी या सिवई खाने, राम जाने क्या करने, लपके हुए पाकिस्तान चले गए थे नवाज शरीफ के यहां, और उसके बाद आकर उरी होता है, उसके बाद आके पठानकोट होता है, उसके बाद पुलवामा होता है, तमाम चीजें होती हैं? क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है और मोदी जी के बड़े चहेते मंत्री वीके सिंह समेत काफी सारे लोग पाकिस्तान उच्चायोग, पाक आर्मी डे के सेलिब्रेशन में जाते हैं? क्या यह सच नहीं है कि बीजेपी के शासनकाल के दौरान
जम्मू कश्मीर में आईएसआई के झंडे देखे गए थे? क्या यह सच नहीं है कि आसिया अंद्राबी जैसी महिला जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलती है, जो बॉर्डर पार करके ट्रेनिंग लेकर आती है, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैस्कॉट बनाया जाता है जम्मू कश्मीर में? क्या यह सच नहीं है कि डीआरडीओ का अधिकारी जो जासूसी करते हुए पाया गया, जो हमारे मिसाइल के रहस्य को लीक कर रहा था, जिसका नाम प्रदीप कुरलूकर है, वो आरएसएस से संबंधित है? क्या यह सच नहीं है कि भारत की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा समझौता अगर कभी हुआ है तो वो पहले वाली बीजेपी सरकार में हुआ है, जहां पे मसूद अजहर को रिलीज किया गया था और खुद सरकार ने किया था? तो बीजेपी इन सब चीजों का क्या जवाब देगी? बीजेपी के पास क्या जवाब है कि जब हमारे सेना के लोग जिन्होंने बलिदान दिया है वो कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, आप चीन से गलबैया लप्पो झप्पो क्यों कर रहे हैं? आप बिना चीन के क्यों नहीं रह पा रहे हैं? ये क्या जवाब देंगे कि जब हमारी सेना के लोग कह रहे हैं कि चीन लगातार पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स दे रहा है, रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है, हमें चीन से प्रेम जताने की, चिरौरी करने की क्या जरूरत है? बीजेपी ज्योति मल्होत्रा पर कब बोलेगी? कब बोलेगी कि अपने आप को हरियाणा बीजेपी का सदस्य क्यों बताती है? कब बोलेगी कि पाक हैंडलर्स के साथ इसकी कहां तक ताल्लुकात थे और इसने किस तरह की जानकारी रिलीज करी? आज सवाल इस बात का है कि आपने मई में इसको गिरफ्तार किया है, हम 15 जुलाई को बात कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा के साथ क्या किया जा रहा है? इसने क्या जानकारी दी? इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? और चीन की जी हजूरी क्यों की जा रही है? हमारी मांग है कि सरकार इन सब बातों का जवाब दे, संसद में दे, देश को दे, क्योंकि ये सारे मामले गंभीर मामले हैं। ये मामले इस देश की स्वाधीनता, इस देश की संप्रभुता, इस देश की सुरक्षा से संबंधित है। ये मामले उन चीजों से संबंधित है जहां पर 26 से 28 लोगों की दर्दनाक हत्या की गई और उसके बाद आतंकी आज तक फरार हैं। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले लोग ये बताएं कि वो दुर्दांत आतंकवादी कहां हैं। सवाल आज इस बात का है। आई विल वेरी ब्रीफली मेक अ स्टेटमेंट इन इंग्लिश. You have already seen the videos we have shown you. Very explicitly, the Deputy Chief of the Indian Armed Forces, Lieutenant General Rahul R. Singh, has categorically said that when we were fighting Pakistan, we were also fighting China. The front was Pakistan, but it was China all along. China gave Pakistan the network platform that Pakistan fought on. China provided them with various ammunitions, and we have details listed right here. So there were multiple things that China was doing with Pakistan. So at a time like this, when our armed forces are saying that China stood strongly with our enemy, what is it that the Indian government, what is it that the BJP is doing? Why is India's foreign minister quiet? Why is he singing paeans of China? He's almost posing as if he's with his long lost friends. The question is, not a single terrorist has been caught dead or alive who was responsible for the Pahalgam terror strike. 28 bereaved families still await justice. And here you have India's government, India's foreign minister engage. And not just engage, he's singing peers, he's singing praises of China and essentially saying that ever since Mr. Modi and the Chinese president met in Kazan, things have been very normal. I don't know which world is Mr. Jaishankar living in. I don't know why is he under pressure to say these things. I don't know why has he chosen to disrespect and dishonor our valiant armed forces. Because the reality is that since then, it is now well known that the network-based platforms were provided by China. Drones came from China and Turkey, whether it was J-10C fighter, PL-15E, air-to-air missiles, all of them were coming from China. We have the armed forces general saying 81% of Pakistan's ammunition is coming from China. And you are saying our relationship is normal. The reality is that China has to a very great extent curtailed exports to India, exports of
special fertilizer, rare earth minerals, tunnel boring machines, and various things like that which impact our infrastructure. The reality is that our dependence on China has gone up manifold. Our trade deficit with China runs at $100 billion. And the reality also is that China has consistently started importing less and less from India. Our petroling parties cannot go up to Debsang, Demchok and Chumar unless they have the nod from China. The reality is whether it's the buffer zones in Galwan, Hot Spring or Pangong, they're all built in India's territory. And the April 2020 status quo ante has not been restored. The reality is that during this period, China has built about 50 odd villages around the LAC with roads, with electricity, with water supplies, with concrete structures, and this is all being revealed by satellite images. The reality is that China has changed the names of 30 places in Arunachal Pradesh, directly challenging, by changing maps of India, our sovereignty. The reality is that I am not surprised at all that Jaishankar ji is saying this, because he's the same person who had previously, about 2 years back, said in an interview that we are a small economy, how do we fight a larger economy? He belongs to a government where the Prime Minister gave a clean chit to China and categorically said nobody had entered on the 19th of June 2020, something that has worked to China's advantage globally ever since. Everybody knows how much Mr. Modi loves China. He's been to China, he's received Chinese people for about 30 times now, all through his career. Whether it's Mahabalipuram or whether it's Sabarmati, he's enjoyed great company with Mr. Xi Jinping. But who's bearing the cost of this? He's roaming the world collecting medals. We are bowing before China for God alone knows what reason. But who's bearing the brunt of this? And the one question that remains on the minds of the 28 martyred families is, when will they get justice? And why have terrorists not been arrested? Isn't it a very valid question that how did those terrorists enter 200 kilometers into our territory? They did the Pahalgam terror strike and then vanished in thin air. How were they so aware of the routes? How did they know about the roads? How were they aware of the maps? How were they so well versed with the geography of that region? And why must not one believe that people who've been arrested for spying on India for Pakistan must be responsible for this? It is very, very concerning that people who have been arrested for espionage against India claim of their connections with the BJP. They have been shown in pictures with BJP leaders. They have claimed to be BJP members. Here is one woman, Jyoti Malhotra. She's a travel vlogger. And when she was crossing the India border to go to Pakistan, she claimed she was from Haryana BJP. The reality is that she was in touch with a man called Danish, who was her handler in the Pakistan High Commission, who ensured her trips to Pakistan. And the reality also is that she had various numbers saved in her phone, like Jat Randhawa, who was actually a Pakistan national. She had met several people during her trips to Pakistan, including Rana Shehbaz. And this man was eventually thrown out of India for spying against us, who was working in the Pakistan High Commission. But this is not alone. Jyoti Malhotra is not just crossing borders claiming to be from Haryana BJP. She's also attending events here. She's being hosted by BJP, she's being hosted by the government not once but several times. This is the Vande Bharat Express launch where she attended, where the then State Minister for External Affairs, Mr. Muralidharan, was there. Mr. Surendran, then BJP President, was present there. How does she have access to all these places? And not once but several times over. What is the BJP going to say on this? And this is not the first time that BJP's connection has come to light with people who plot and spy against India. Do we not remember what happened in Madhya Pradesh? Dhruv Saxena, working in the IT cell, was spying for the ISI. Do we not remember how then Deputy Chief Minister Nirmal Singh wanted Burhan Wani's death to be called an accident? The operation that happened against him. Do we not know that in 2016, Pathankot terror strike, and we invited ISI in India to investigate? Do we not know that Amit Shah was absolutely satisfied with the investigation done by ISI, especially at a time when Pakistan itself was the perpetrator of the terror strike?
Do we not remember in 2015 Mr. Modi went unannounced to Nawaz Sharif to attend his birthday party and sing happy birthday to you? Do we not remember that several ceasefire violations happened at the end of Pakistan, and still General VK Singh, then a BJP minister, kept attending the Pakistan Army Day at the High Commission? Do we not remember that when BJP was in power in Jammu and Kashmir, ISI flags were visible? Do we not remember that BJP made Asia Andrabi, a known Pakistan sympathizer and an anti-India voice, as the face of its Beti Bachao, Beti Padhao campaign? Do we not know that Pradeep Kurlulkar, who worked for the DRDO and kept leaking sensitive missile program information to Pakistan, has relationships with RSS and is associated with the RSS? And do we not know that the worst breach in security must have happened when Masood Azhar was released by then BJP government? So the question remains, what has been done to Jyoti Malhotra? What information has she revealed? What action is being taken against her? What action is being taken against the terrorists? When are you going to catch them? And more importantly, why do you continue to have this bonhomie with China, which continues to support Pakistan against India's interests? And these are questions that Mr. Modi and his government will have to answer before this country and especially in Parliament. आपके सवालों का स्वागत है. अगर सवाल इसी से जुड़े रहे तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगी. वायुसेना उपाध्यक्ष के द्वारा जो बातें कही गई कि 81% आपूर्ति जो है पाकिस्तान को चीन के द्वारा किया जाता है, क्या आपको लगता है इसके बाद चीन के साथ भारत को संबंध तोड़ लेना चाहिए, या विदेश मंत्री चाइना गए हैं उनको नहीं जाना चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है कि विदेश मंत्री जिस तरह की गलबैयां करते हुए दिख रहे हैं, विदेश मंत्री उस मीटिंग के बाद जो चिरौरी करते हुए दिख रहे हैं, विदेश मंत्री जो उसके बाद उनकी तारीफ करते हुए दिख रहे हैं, वो कतई नहीं हो सकता है. हमारे देश में ये कैसा वक्त है कि सेना कह रही है कि हम पाकिस्तान और चाइना से मिलकर लड़ रहे थे, और विदेश मंत्री ये क्लेम कर रहे हैं कि सब चंगा नहीं है, आप ये लल्लो चप्पो बंद कर दीजिए चीन की. क्योंकि हमारी सेना के शूरवीर सैनिक ये कह रहे हैं कि चीन मुस्तैदी से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उसको हथियार दे रहा था, उसको नेटवर्क इंफॉर्मेशन दे रहा था, रियल टाइम इंटेलिजेंस की खबरें दे रहा था. तो आप सेना का बार बार अपमान क्यों करते हैं? आप सेना का मनोबल क्यों तोड़ते हैं? मुद्दा इस बात का है. मुझे ऐसा लगता है कि ज्योति मल्होत्रा का नाम जब से सामने आया है, बीजेपी की तरफ से एक सुई टपक सन्नाटा बना हुआ है. एक वीडियो है जिसमें वो अपने आप को हरियाणा बीजेपी का बता रही है. तमाम बीजेपी के फंक्शंस अटेंड कर चुकी है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इनवाइट किया है. अपने मन से तो नहीं पहुंच गई होगी वंदे भारत के इनॉग्रेशन पे और मंत्री जी के साथ और अध्यक्ष जी के साथ फोटो खींच रही है. तमाम जगह से उसको इनवाइट किया गया है. और उसके बाद अगर उसको पकड़ा गया है, और ये सर्वविदित है कि उसके हैंडलर पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठे थे, वो पाकिस्तान गई, उसके फोन पर पाकिस्तान के संदिग्ध लोगों के नंबर दूसरे नामों से सेव थे. तो अब सवाल इस बात का है कि उसको कौन बचा रहा है, उसके ऊपर पर्दा कौन डाल रहा है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है, ये तो पूरा देश जानना चाहता है. पूरा देश जानना चाहता है कि एक महिला है जो मंत्री जी के साथ फोटो खिंचा रही है, जो आपके इवेंट्स में बैठी है, जिसकी पाकिस्तान हैंडलर के साथ तस्वीरें हैं, इसको कौन बचा रहा है? इन दो तस्वीरों को एक साथ कैसे देखा जा सकता है? एक तस्वीर है जहां पर बीजेपी के मंत्री के साथ वो बैठी होकर फोटो खिंचा रही है, एक तस्वीर है जो पाकिस्तान हैंडलर के साथ है, वो पाकिस्तान हाई कमीशन में, इसको हमने अंततोगत्वा देश से निकाला था दानिश को. ये दोनों चीजें हो रही हैं और इसमें बिल्कुल सुई टपक सन्नाटा है. कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है. सरकार क्या कर रही है पता ही नहीं है. मई से इसको अरेस्ट किया गया है, जुलाई आ गया है. काफी रिपोर्ट चली हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि ज्योति मल्होत्रा जो केरल गई थी, वो वहां की गवर्नमेंट गेस्ट के तौर पर गई थी. केरल गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था, गवर्नमेंट गेस्ट के तौर पर गई थी, उसको जो है सारी सुविधाएं दी गई थी, यहां तक कि उसको पेमेंट किया गया था. तो ये तस्वीर जो है संभवतः उसी दौरान की है, ये शायद आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, केरल के दौरान की. तो वो गवर्नमेंट गेस्ट थी और ये आरटीआई में रिवील किया गया था, डेटा सामने आया था. दूसरी चीज जो चीन को लेकर के आप लोगों का कहना है, तो ये मुद्दा जो संसद में भी कई बार उठा, जहां पर जो है बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस जो है चीन के साथ में एमओयू साइन करती है, राहुल गांधी के ऊपर हमलावर रही है लगातार बीजेपी. संसद में सवाल उठाया गया कि आखिर राहुल गांधी चीन के इतना करीब क्यों है. तो आप लोग बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी जो है कांग्रेस के ऊपर वही आरोप लगा रही है. इन बेतुकी बातों का कोई मतलब है? 11 साल से सत्ता में आप हैं,
चीन के साथ गलवैया आप कर रहे थे, महाबलीपुरम में शहनाई आप सुन रहे हैं, साबरमती के तट पे झूलों में पींगे आप लगा रहे हैं, कभी वेष्टी पहन के खड़े हो जाते हैं, कभी नारियल पानी लेके खड़े हो जाते हैं। गलवान में 20 जाबाजों की शहादत का हमने क्या बदला लिया? हमने चीन को क्लीन चिट दी कि कोई घुसा हुआ नहीं है। गलवान की शहादत के बाद जब पहली बार मोदी जी शी जिनपिंग से मिले, वो पीछे से आ रहे थे, ये भोजन कर रहे थे, भोजन छोड़कर लाल शर्ट पहनकर जी हजूरी करने लगे बाली में। अरे लाल आंख दिखाने का वादा किया था, लाल शर्ट पहनने का वादा नहीं किया था, लाल कालीन बिछाने का वादा नहीं किया था। और अब जब 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, पाकिस्तान से ट्रेन टेररिस्ट आए, उन्होंने इसको अंजाम दिया, एक टेररिस्ट को आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। असलियत इस बात की, और आप लोग भी ये सवाल नहीं पूछते, बड़ी बड़ी डींगे हाकी जा रही हैं। और आज हमारे सेना के उपाध्यक्ष अगर ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम पाकिस्तान और चीन से लड़ रहे थे, पाकिस्तान से फ्रंट था, तो विदेश मंत्री किस मुंह से ये कह सकते हैं हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, हमारे संबंध सुधरते जा रहे हैं? अरे आपके और मोदी जी के संबंध सुधर रहे होंगे चीन से, इस देश को आपके चीनी प्रेम का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये बेतुकी बातें जो बीजेपी करती है कि फलाने ने कुछ कर लिया, राहुल जी ने एक बार नहीं 10 बार आपको आगाह किया था कि पाकिस्तान और चीन का साथ आना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हमारी सरहदों की सुरक्षा के लिए घातक है। आप तब भी यही बेतुकी बातें कर रहे थे और उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। और अब जब सर्वविदित है कि चीन ने पाकिस्तान की पूरी मदद करी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमारा नुकसान हुआ, हमारे जेट्स का नुकसान हुआ, आप अभी भी कह रहे हैं हमारे रिश्ते सामान्य हैं। मोर पिया मोर नाम ना पूछे, मोर सुहागन नाम। असलियत ये है, ये असलियत है। चीन आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, आप लपके लपके चीन से कह रहे हैं बहुत हमारे अच्छे रिलेशन है। वो वन साइडेड लव जो है ना, उसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ता है। ये एक तरफा प्यार की जो मोहब्बत है मोदी जी की, ये सिर्फ चीन ही के साथ है और चीन इसका खूब फायदा उठाता है और इस एक तरफा मोहब्बत का खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। मैम, ज्योति मल्होत्रा सिर्फ एक बार नहीं, ज्योति मल्होत्रा 6 रेल मंत्रालय के कार्यक्रमों में शामिल हुई थी। एक केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह में गई थी, इसके अलावा हैदराबाद विशाखापट्टनम में गई थी, जहां पर वर्चुअल रूप से असल में मोदी जी भी जुड़े थे। तो जहां पर प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं, वहां पर आप ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जिनका आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता है, जो पाकिस्तान के हैंडलर से हैंडल हो रहे हैं। तो ये जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश है ना कि भैया राज्य सरकार पे फोड़ दो, जिसने बुलाया उससे भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आपके तो मान्यवर 6 कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं, वीडियो में कह रही है हरियाणा बीजेपी से आई है पासपोर्ट दिखाते हुए, अब उस पर भी तो चुप्पी तोड़िए। मैम, जवाब तो बहुत सारे चाहिए, पिछले 10 साल से कोई जवाब नहीं मिल रहा। पुलवामा में 40 परिवार भी आज भी पूछ रहे हैं, सिर्फ यही 28 परिवार नहीं, उसका भी जवाब नहीं मिला। कभी मतलब बहुत सारी चीजें, जवाब तो किसी चीज से दे नहीं रहे हैं। आप कैसे सोचते हैं कि ये जवाब देंगे किसी भी तरह का? हम इस देश का एक जिम्मेदार विपक्ष है। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हमारी ड्यूटी है कि जो लोगों के मुद्दे हैं हम उन मुद्दों को उठाएं। 28 लोग, मासूम लोग इस देश के शहीद हो गए क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने आकर धुआंधार गोलियां चलाई। वो आतंकी आज कहां हैं? सरकार इस बात का जवाब नहीं देगी तो क्या यह सवाल पूछा नहीं जाएगा? उन परिवारों ने शहीद का दर्जा मांगा, आपने नहीं दिया। आपको पहलगाम और पुंछ जाना चाहिए था, आप नहीं गए। 17 मासूमों की जान पुंछ में गई है, आपकी ना अकर्मण्यता के चलते गई है। आपने जब स्ट्राइक किया, आपको वहां से गांव खाली कराने चाहिए थे। आपके चलते 17 में से, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, शहीद हो गए। तो आज सवाल इस बात का है कि ना आपका जब जाना था पहलगाम, आप बिहार घूम रहे थे, आप बॉलीवुड के कार्यक्रम में मुंबई में घूम रहे थे, आप केरल और आंध्र में बैठकर मंच पे हंसी ठिठोली कर रहे थे, आप दुनिया भर में मेडल इकट्ठा कर रहे हैं। देश का क्या फायदा हो रहा है इसमें? और मेरा अपना मानना है कि इन सवालों को उठाना जरूरी है। अगर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तो क्या लोकतंत्र का मुंह बंद करके मुंहबंदी भी कर दी जाएगी? अब हम सवाल सड़कों पे उठाते हैं, हम सरकार प्रेस के माध्यम से उठाते हैं, हम सरकार से सवाल सदन में उठाते हैं, लेकिन सवाल उठाना थोड़ी बंद हो जाएगा। व्हाट इज द इशू? चीन के साथ संबंध जो है वो लगातार जो एलएसी के बाद खराब हुए थे, वो सामान्य होना शुरू हुए प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद।
कजान में जो मुलाकात हुई थी, संबंध ये आप कह रहे हैं या विदेश मंत्री कह रहे हैं? नहीं, मैं जो स्थिति है वो बता रहा हूँ। आपको लगता है चीन से हमारे संबंध सामान्य हो रहे हैं? हाँ, नहीं, आप कह रहे हैं विदेश मंत्री कह रहे हैं? कजान में प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। ये कह रहा हूं कि अभी आप चीन के साथ जो नजदीकियां भारत की बढ़ रही हैं, विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री की, आप जो कह रही हैं, आप पहलगाम आतंकी हमले की वजह से चीन और भारत की नजदीकियों पे सवाल उठा रही हैं, या भारत और चीन के जो संबंध पिछले कुछ महीनों से बढ़े हैं, करीब आ रहे हैं, उस पर सवाल उठा रही हैं? जिन पिछले कुछ महीनों की आप बात कर रहे हैं उसमें पहलगाम की टेरर स्ट्राइक हुई, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। 4 दिन तक हमारी शूरवीर सेना पाकिस्तान को सबक सिखाती रही, और पाकिस्तान को नहीं, हम तो चीन से लड़ाई कर रहे थे। चीन ने उनको हथियार दिए, वर्ल्ड क्लास हथियार दिए, चीन ने उनको नेटवर्क प्लेटफॉर्म दिए, चीन ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस दी। इन कुछ महीनों में जिसमें आप कह रहे हैं संबंध हमारे सामान्य हुए हैं, चीन ने हमारे यहां जो एक्सपोर्ट करते थे हम चाइना से, रेयर अर्थ मिनरल्स, टनल बोरिंग मशीन्स, विशेष तरह का फर्टिलाइजर, उसका निर्यात काफी हद तक सीमित कर दिया, उसको रोक दिया। यह सामान्य संबंधों की तस्वीर है क्या? यह सामान्य संबंधों की तस्वीर है कि 5 साल बाद भी स्टेटस को एंटी रिस्टोर नहीं हो पाया लद्दाख में, और लद्दाख के लोग और लद्दाख के में जो हमारी सेना है वो भी कहती है कि चीन जो है वो वहां पर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा संबंध का सामान्य होने का क्या मतलब होता है। एक आदमी कभी जब किसी से एक तरफा मोहब्बत करता है ना, तो अपने मन में वो काफी सारी पिक्चर गढ़ लेता है। वो अपने मन में सोचता है कि फलाना मुझसे प्रेम करता है क्योंकि वो एक तरफा मोहब्बत कर रहा है। ये एक तरफा मोहब्बत का नतीजा है। मोदी जी को और जयशंकर जी को एक तरफा मोहब्बत है चीन से, और वो एक तरफा मोहब्बत के नतीजे से सोच रहे हैं सब चंगा है, बहुत अच्छे संबंध है। ये अच्छे संबंधों के नतीजे हैं। ना स्टेटस को एंटे हुआ है, एलएसी पर 50-50 गांव बसा रहा है, हमारे अरुणाचल के जगहों का नाम बदल रहा है, हमारे मैप के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये सामान्य संबंध के लोग करते हैं, ये मित्र देश करते हैं। मुझे तो नहीं लगता है। अब इसकी डेफिनेशन मोदी सरकार में कुछ और हो तो वो अलग बात है। जी मैम, ऑर्गेनाइजर मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों का शामिल करना संवैधानिक धोखाधड़ी है। क्या है? संवैधानिक धोखाधड़ी। ये कहां पे छपा है? माइक पे बोल दीजिए, ये कहां पे छपा है? भैया माइक देना उनको जरा। ये कहां पर छपा है? ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल छपा। ऑर्गेनाइजर कौन छापता है? इसका जवाब भी मैं दूं। ऑर्गेनाइजर या पंचजन्य जैसे अखबार अगर हमारे संविधान पर सवाल उठाते हैं, उनको हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद से चिढ़ है, तो ये तो आरएसएस के वही लोग हैं जो बाबा साहब को भला बुरा कहते थे, उनकी तस्वीरें जलाते थे, संविधान की प्रतियां जलाते थे, जिन्होंने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया। तो ये अब नया क्या कर रहे हैं? ये तो वही लोग हैं जो कहते थे 400 दे दो तो देश का संविधान बदल देंगे। वो अलग बात है, देश ने नकेल कस दी। तो इसमें क्या मैं जवाब दूं? मैडम मुझे ये बताइए, पहलगाम हादसे के टाइम पे भी राहुल गांधी चीख चीख के जगा रहे थे सरकार को, उसके बाद अब राहुल आर सिंह ने जब खुला बता दिया सारी चीज़ें, और राहुल गांधी उस टाइम भी चीख चीख के सरकार को बता रहे थे, फिर भी इतने खूबसूरत रिलेशन जो हम चाइना के साथ बना रहे हैं, इसके पीछे क्या ये वजह है कि भारत सरकार चाइना से डरती है? भारत सरकार चाइना से डरती है कि नहीं डरती मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी जी का जो चीनी प्रेम है वो बहुत प्रगाढ़ है। एक तरफा मोहब्बत की जो शिद्दत है उनकी, वो पिक्चर थी पता नहीं कौन सी, उसमें डायलॉग था एक तरफा मोहब्बत की ताकत। मोदी जी की जो एक तरफा मोहब्बत है चीन से, उसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैम एक अलग बिहार को लेकर एक है जी। आज भी एक ICICI बैंक के मैनेजर की डेड बॉडी की कुएं में मिली है बिहार में। लगातार अब तक 14 हत्याएं हो चुकी है तकरीबन पिछले 1 हफ्ते 8 दिन पे। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है एक दिन ऐसा नहीं बीतता है जहां पर बिहार से रक्त रंजन की खबर ना आए, जहां पर बिहार में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। आप बैंक मैनेजर की बात कर रहे हैं, कोई किराना व्यापारी, कोई बालू का व्यापारी, कोई कपड़े का व्यापारी, कोई अस्पताल का मालिक, चाहे वो गोपाल खेमका हो, रमाकांत यादव हो, विजय मेहता हो, ऐसे तमाम लोगों की दिन दहाड़े हत्या हो रही है। दिन दहाड़े बिहार में गोलियां चल रही हैं। कभी कभी लगता है OTT का प्लेटफॉर्म में जिस तरह की पिक्चरें दिखाई जाती है वो बिहार में हो रहा है, और ये दूर दराज इलाकों में नहीं हो रहा है, ये वहां की राजधानी पटना में हो रहा है।
तो बिहार में जो सुशासन का एक फर्जी दावा ढोल ठोका गया, उसकी कलई चुनाव आने पे खुलती ही जा रही है। दिख रहा है दुनिया में बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में महिलाएं असुरक्षित हैं। बिहार में एक बच्ची का रेप होता है, उसको 20 बार चाकू मारा जाता है। पटना के अस्पताल के बाहर वो 8 घंटे तक एम्बुलेंस में रहती है और अंततोगत्वा दम तोड़ देती है वहां पर। यह बिहार है। बिहार बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में नंबर 2 है पूरे देश में, महिला अपराध के मामले में नंबर 2 है, हत्या और हत्या की कोशिशों के मामले में नंबर 2 है। कौन सा सुशासन है भाई बिहार में? यह डबल इंजन की सरकार का ढोल पिट रहा है। यह असलियत है बिहार की। मेरा अपना मानना है कि अपराधी बेखौफ इसलिए है क्योंकि अपराधियों को नहीं, छोटे मोटे लोगों को पकड़ के कार्रवाई की जाती है। बिहार की पुलिस और बिहार का प्रशासन और बिहार की सरकार उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेती है जो नौकरी की मांग करते हैं, जो मांग करते हैं नीट पेपर लीक क्यों हुआ, उनके खिलाफ जो चीजें होती है उन पर निरंकुशता दिखाती है। अपराधी बेखौफ होकर बिहार में घूम रहा है। ये गुंडा राज जो है, ये बिहार में डबल इंजन की सरकार का तोहफा है। जी Ma'am, Balasore victim has now lost her life. Rahul Gandhi had also made a tweet in the morning in which he has blamed the entire system. But Dharmendra Pradhan is now attacking Rahul Gandhi, saying that he's trying to play dirty politics over this sensitive matter. And the Deputy Chief Minister is now saying that justice will be given to her. What is your take upon it? How many women will have to lose their lives before our politicians become sensitive to this? I think what Rahul Gandhi ji is saying is absolutely true. The reality is that this girl, a very promising career ahead of her, kept complaining of sexual harassment not once, not at one platform, but at several levels. The man sexually exploited her, he harassed her mentally, and eventually she was left with no choice, but she self-immolated. And now she has succumbed to her injuries. Her father awaits justice. The rest of this country awaits justice. What did the BJP do? What action was taken by the Chief Minister? What action was taken by the police? What action was taken by the university? They are all responsible for a young, promising girl to have lost her life. And I hate to say this. I was very moved to see the Honorable President yesterday in Odisha visit her. The President had raised her voice when RG Kar had happened. I wish she starts raising voice about what is happening to women in Odisha. A girl studying in class 6 is pregnant. A girl studying in class 9th is delivering a child. That's the level of sexual exploitation across government schools and colleges. That's what's happening to women in Odisha. The number of women who've gone missing in Odisha has already been spoken from this platform yesterday by both my colleagues Alka ji and Sophia ji. I am not going to repeat that. But what is happening in Odisha is a blot on humanity. It's a blot on justice for women. मैम, SIR को लेकर लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है। मामला कोर्ट में कल चुनाव आयोग की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसके मुताबिक प्रतिशत में उन्होंने दिया है, लेकिन उसका जो आकलन किया गया 35 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कटे हैं, जिसमें मृत मतदाता एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टेड हैं, परमानेंट तौर पे उनके नाम है और डबल जिनके नाम थे उनके नाम। कैसे देख रही हैं इसको आप? अब तक अभी 11 दिन शेष है SIR में। SIR बिहार ही नहीं, इस देश के गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ चुनाव आयोग का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि SIR के माध्यम से जो अभी बिहार में किया जा रहा है वो लोगों की सबसे बड़ी ताकत, वोट देने की ताकत को छीना जा रहा है। असलियत यह है कि जो डींगे हाकी जा रही है कि 80% वोट फॉर्म आ गए, उसकी असलियत ग्राउंड रिपोर्ट से खुल रही है। BLO को पता ही नहीं है चीजें कैसे करनी है। BLO रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर, इतनी मानसिक प्रताड़ना है, जबरदस्त वसूली चल रही है। आप ही लोगों के अखबारों में रिपोर्ट हो रहा है, लूटा खसोटा जा रहा है लोगों को कि भैया पैसे दो तब तुम्हारा ये काम किया जाएगा। BLO कह रहा है, शासन कह रहा है हम रिसीविंग दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कोई रिसीविंग नहीं आ रही है। BLO को पता ही नहीं है, वो दफ्तर में बैठकर बिना लोगों क्या जाए मनमाने ढंग से फॉर्म भर रहा है। ऐसे लोगों के वोट के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। और अगर ये सब करना था तो ये 1 साल पहले करते, 2024 के चुनाव के बाद करते। अभी जब चुनाव के मुहाने पर बिहार आया, ये करने की क्या जरूरत है? इससे करीब करीब 4 करोड़ 90 लाख लोग प्रभावित होंगे।
और उसमें से 3 करोड़ लोग बिहार के बाहर नौकरी की तलाश में आते हैं। उनका क्या होगा, उनके वोट का क्या होगा? उसमें से अधिकांश गरीब है, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं। यह साजिश है लोगों के वोट काटने की, यह साजिश है लोगों के वोट खत्म करने की। ऐसे ही चुनाव चुराया गया महाराष्ट्र में, आज तक एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया चुनाव आयोग, और अब यह बकैती कर रहा है बिहार में। यह चलेगी नहीं, यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। लोगों से आप उनके वोट का अधिकार किसी कीमत पर नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हमारे संविधान ने हमें वो सबसे बड़ी ताकत दी है। और असलियत यह है कि यह एक प्रशासनिक ऑर्डर के माध्यम से हो रहा है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अमेंडमेंट के खिलाफ है। 24(3) जो अमेंड हुआ, जो कहता है कि आधार को बेसिस पर आपका वोटर आईडी कार्ड बन सकता है, आज भी देश के तमाम जगहों पर बन रहा है। आधार, अगर आपको सांस भी लेनी पड़े, दवाई लेनी पड़े, अस्पताल जाना पड़े, स्कूल जाना पड़े, रेल टिकट, ट्रेन टिकट, डिजी यात्रा, हर जगह आधार चाहिए। यहां आधार नहीं चलेगा। 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहे, दिन भर टेरते रहते हैं, यहां पर वो राशन कार्ड नहीं चलेगा। जिस वोटर आईडी कार्ड से ये सरकार चुनी गई, वो वोटर आईडी कार्ड मान्य नहीं, तो ये सरकार कैसे वैध और मान्य है? 40 में से 30 सांसद एनडीए के हैं। वापस आए सारे सांसद, वो सारे सांसद आए और इस्तीफा दें। उनको तो घुसपैठियों ने चुना। जब चुनाव आएगा तो इसी तरह का एक नैरेटिव बनाया जाता है। 11 साल से सत्ता में आप हैं, 20 साल से घटक दल आप हैं, वहां पर झुंझुना बजाने का काम करते हैं, घुसपैठिया चिल्लाते हैं। जब चुनाव आता है, कहां गए दिल्ली के घुसपैठिए, कहां गए बंगाल के घुसपैठिए? और अगर आप 11 साल से सत्ता में हैं, तो अमित शाह जी को तो सबसे पहले बर्खास्त कर देना चाहिए, मोदी जी को। इधर उधर घूमते रहते हैं, घुसपैठियों को नहीं। बीएलओ जाके घुसपैठिए पकड़े ले रहा है, अमित शाह और माइटी इंडियन गवर्नमेंट नहीं पकड़ पा रही है। क्या विडंबना है। बीएलओ जो आंगनबाड़ी की महिलाएं होती हैं, प्राइमरी स्कूल की टीचर होती है, क्या जबरदस्त बीएलओ है, घुस करा घुसपैठियों को पकड़ रही हैं। भारत सरकार को पता नहीं चश्मा लगा के दिखाई नहीं रहा है, इधर उधर डोल रहे। क्या तमाशा है भाई, इस देश को तमाशा बना दिया है। इस देश को लाइन में खड़ा करने का एक टास्क देने का तमाशा है। आधार को पैन से लिंक करो, आधार को बैंक से लिंक करो, अपने पैसे के लिए लाइन में खड़े हो जाओ, राशन के लिए अंगूठे का वेरिफिकेशन कराओ, अब जब कोरोना के लिए वैक्सीन लगवाओ, अब जब सब खत्म हो गया लाइन में खड़ा करना, तो अब भैया अपनी नागरिकता सिद्ध करो। आप कौन होते हैं नागरिकता पूछने वाले? तो जो बिहार में हो रहा है वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।